नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज का वीडियो थोड़ा लेट है और हो सकता है कल का वीडियो भी थोड़ा लेट हो। अभी क्या है, 2-3 दिन से मैं किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, इस वजह से थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ आ रही है और शाम का वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर पाया कल। ठीक है, तो 2-3 दिन की बात हो रहा है। जहाँ तक है मैं कल से एकदम प्रॉपर काम करने लग जाऊँगा। पर हाँ, आप एक तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिससे कि अगर मैं कोई भी शॉर्ट नोटिस अपडेट डालना चाहूँ तो वहीं पे डालता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, और जो ये हाईलाइटेड पीडीएफ है वो भी वहीं पर अवेलेबल होती है, लगभग शाम तक या नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, खैर आज के इश्यूज़ की बात करें तो इशू नंबर 1 तो रहेगा पाकिस्तान की क्या स्थिति और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। दूसरा जो इशू रहेगा वो ये कि पिछले 8 सालों में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जानेंगे। तो दोनों इश्यूज़ को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ शरीफ्स गैम्बल। देखो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने क्या गैम्बल खेला है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान को लगभग 75 साल हो गए आज़ाद हुए। पार्टीशन के बाद से दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम जानते हैं। अगर हम ध्यान दें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में एक मेजर स्टेट के तौर पे देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। 5वें नंबर की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हो सेंट्रल एशिया में सीधा एक्सेसिबिलिटी आप पाकिस्तान के थ्रू ले सकते हो। इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पाकिस्तान के आर्मी के पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी अवेलेबल हैं। पर जहाँ प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान के सामने आज की परिस्थितियों में वो है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस और उसके चलते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ फिर से रुख किया जा रहा है। ठीक है, अभी लगभग 7 हफ्ते ही हुए हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को बने, तो वो फिर से पाकिस्तान की तरफ IMF की तरफ जाकर के और बेल आउट लेना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की या अभी की, तो लगभग 22 बार जा चुके हैं IMF के पास में कि भाई सपोर्ट दे दो। बट आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को अगर फंडिंग कोई देता है तो उन चीज़ों को रोकने का काम करती है वो। ठीक है ना, तो इस केस में पाकिस्तान के ऊपर अभी बहुत सारे एलिगेशंस हैं और उन्हीं के नतीजतन क्या हो रहा है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में मैंशनड है। इसके चलते IMF भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। अब ऐसे में फिर से IMF की तरफ रुख करना, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमी ज़बरदस्त क्राइसिस में चल रही है। जैसे श्रीलंका जिस परिस्थिति में घुस चुका है ना, एंटर हो चुका है, यूँ मानो कि बिल्कुल गेट के बाहर ही खड़ा है पाकिस्तान भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस राइज करनी पड़ रही है मजबूरन। अब वहाँ पर लोग हैं वैसे नाराज़ हैं वहाँ की सरकार से। अब ये बोल्ड स्टेप लिए तो जा रहे हैं, पर वही बात है कि क्या सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान को। अभी तक अगर देखें तो जो कोई भी सिविलियन लीडर्स जो भी आते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कोई भी कदम उठाए तो आर्मी जो है इंस्टॉल करने में तो हेल्प कर देती है, गवर्नमेंट बनाने में, बट उस गवर्नमेंट को फ्रीली काम करने में वहाँ की आर्मी इतना फ्री हैंड नहीं छोड़ती है। अब ऐसे में आर्मी क्या अलाउ करेगी सिविलियन लीडर्स को अपनी तरफ से अपने कदम उठाने के लिए, ये सिचुएशन अभी निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान के अगर पूरे सिस्टम को हम समझें तो 3 सेगमेंट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक सेगमेंट तो होता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक होता है इकोनॉमी, और तीसरा अगर देखें तो रीजनल और इंटरनेशनल रिलेशन। इन तीनों इश्यूज को हैंडल करने में जो आर्मी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी चाहती है तभी सरकार स्टेबल हो पाती है, और आर्मी चाहती है तभी वहां पर स्टेबिलिटी रहेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इकोनॉमी को रिबूट करने में भी आर्मी का अपने आप में रोल हो गया। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो सरकार बनेगी कि गिरेगी आर्मी डिसाइड करती है वहां पे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में कि भाई साउथ एशियन रीजन में किसी भी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने हैं या उनके साथ में बिगाड़ के रखनी है, और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात भी कर लो तो वहां पर भी आर्मी कहीं ना कहीं सिविलियन गवर्नमेंट को फ्री हैंड नहीं चलने देती। तो जिस इमरान खान सरकार को आर्मी ने इंस्टॉल किया उसी इमरान खान सरकार को हटा दिया। इवन आपने खुद ने देखा कि इमरान खान की रिलेशनशिप कैसे, जो वहाँ के जनरल हैं, आर्मी जनरल, उनके साथ रिलेशन कैसे बिगड़े हुए इन तीनों डिस्प्यूट्स पे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, पाकिस्तान की सरकार गिरी, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई, अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में न्यू पॉलिटिकल एरिना स्टार्ट हुआ है। अब इसमें बायलैटरल रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन निकल के आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने जो लास्ट में बात कही थी वही बात शहबाज शरीफ ने आते कह दी
कि भाई कश्मीर मुद्दे पर हम तभी बात करेंगे, अब इंडिया के साथ तभी एंगेज करेंगे जब 5 अगस्त 2019 के पहले का जो स्टेटस था, आर्टिकल 370 के अंडर में कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, बोलो वो रीइंस्टॉल नहीं होता है तो हम इंडिया के साथ एंगेज नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मुश्किलें तो बहुत सारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। अब इसी पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को देखते हुए अब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को अलग लेंस से। नेक्स्ट आर्टिकल है इट्स टाइम टू मेक अ मूव। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो, अगर हम देखें पिछले 8 सालों की इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में तो बहुत सारे चेंजेज आए। एक वो वक्त था 1990 का जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, मुजाहिदीन जो आज के तालिबान बन के बैठे हैं उनको प्रमोट किया यूएसए के सपोर्ट के बेसिस पे। तो 1990s का वो टाइम जहां पर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, कोalition की गवर्नमेंट्स थी बैक टू बैक, कोई भी गवर्नमेंट इतना स्ट्रांगली काम ही नहीं कर पा रही थी, कारण कि खुद के पैर ही इतने कमज़ोर थे कि बाहर किससे लड़ाई करते, है कि नहीं। अब सरकार स्टेबल हो तभी तो गवर्नमेंट कोई अपने स्टबर्न होकर के कोई कदम उठा सकती है। तो ऐसे में बात ऐसी है कि आज की परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं जो कि आज के 30 साल पहले की परिस्थितियां थीं। अगर हम रीजनल इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो उस टाइम से लेकर अभी तक 1990 से लेकर अभी तक इंडिया के फेवर में ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उसी का बेनिफिट कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट को हो भी रहा है। और करंट गवर्नमेंट के सामने एक बेनिफिट क्या है कि खुद एक कोalition गवर्नमेंट नहीं है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान अगर आमने सामने खड़े हों बायलैटरल रिलेशनशिप में तो इंडिया का धड़ा बहुत भारी हो चुका है। कोल्ड वॉर पीरियड का वक्त था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर मुद्दा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि पाकिस्तान हर जगह पे हमें काउंटर करने के लिए कश्मीर मुद्दे को उठाता और वहां पर ह्यूमन राइट्स का इनका मुद्दा उठाया करता था। एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए खुल के आता था उस टाइम पे। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के इंडिया को हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता रहा है और उसका मेन कारण रहा पाकिस्तान की तरफ से इस पर्टिकुलर एजेंडा को उठाए रखना। बट आज की परिस्थितियां देखी जाए तो बहुत उलट है। पाकिस्तान की एम्बिशंस हमेशा से रही है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाए और जम्मू कश्मीर में 3 प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठाया जाए इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्या क्या? सबसे पहली चीज तो वायलेंट डिस्टेबलाइजेशन कश्मीर में प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स इश्यूज को उठा करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को क्रिटिसाइज करना, पहला पॉइंट। दूसरा, कश्मीर क्वेश्चन को बार बार उठाना, क्योंकि 1971 का जब वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट कराने में इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो ऐसे में कश्मीर मुद्दा बहुत साइड हो गया था। तो उस कश्मीर मुद्दे की रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने फिर से ये एक्टिविटी शुरू कर दी ग्लोबल इश्यूज में उठा करके कि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, हो सकता है कभी भी टेंशन्स क्रिएट हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां उठा करके पाकिस्तान ने हर तरीके से कश्मीर मुद्दे को उठाया है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन वाली बात ऑलरेडी मैंने करी दी। तो कश्मीर में वायलेंट एक्टिविटीज प्रमोट करना, 1971 के बाद में कश्मीर की रेलेवेंस को वापस से राइज करना और साथ में ग्लोबल न्यूक्लियर कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए कि बोले दोनों पड़ोसी देश हैं, न्यूक्लियर वेपन है, लड़ाई हो जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी पूरी दुनिया। इस तरीके की बातों को उठा करके अपनी रेलेवेंस बनाए रखी और हमेशा से पाकिस्तान ने प्री कंडीशन रखी कि भाई हम इंडिया से बात एक ही कंडीशन पे करेंगे और उनमें मेन कंडीशन हुआ करती थी कि कश्मीर में ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है उसको इंप्रूव किया जाए। आप देखो जिस तरीके से ये नेगोशिएशन जो हुआ करते थे जिसमें एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट और तीसरी तरफ लिया जाता था हुर्रियत लीडर्स जो कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी के बेसिस पे ऑपरेट हुआ करते थे, सेपरेटिज्म का आइडिया लेकर के कि भाई कश्मीर को हम सेपरेट करवाएंगे, राइट। पर वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब चेंज हो चुका है। आज अगर देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन को रोकने की कोशिशें भी बहुत की है पाकिस्तान ने, ये कह के कि मिलिट्री को मॉडर्नाइज करके कश्मीर में एट्रोसिटीज करता है इंडिया। तो उन परिस्थितियों का बहुत फायदा उठाया पाकिस्तान ने। अब आज देखो आज की जो कंसेंसस है कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर के वो ये कि कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है। पाकिस्तान ने तो बहुत हार्नेस किया है, कैसे कि कश्मीर जो है वो वर्ल्ड का डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दोनों तरफ अगर देखो तो दोनों पार्टीज के पास में जबरदस्त तरीके की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अवेलेबल है। इसके आगे अगर देखें तो इंडिया से हमेशा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी, इंडिया से हमेशा एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था
जैसे चेस में एक सिचुएशन बनती है जिसको बोलते हैं जुग्सवैंग, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लगातार एस्केलेशन क्रिएट की मतलब कश्मीर में मिलिटेंसी इंक्रीज कर रहा है पाकिस्तान, न्यूक्लियर एस्केलेशन क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो इस मुद्दे पर हमेशा एक होता ना कि उंगली करने वाली बात थी इंडिया पे, बट इंडिया ने बहुत सोच समझ करके अपना टाइम बिताया, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, कॉलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें ये कंटिन्यूस, ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी तक के, उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे भी करके इंटरनेशनल प्रेशर को हम थोड़ा सा रिड्यूस करें। और डोमेस्टिकली भी ये सरकारें वीक थी कारण कि कॉलिशन गवर्नमेंट थी। फॉरेन अफेयर हमारा डिफेंसिव था ज़्यादा, कश्मीर के प्रेशर को हम केवल हैंडल कर रहे थे, कहीं पर भी हमारी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जा पा रहा था। पर आज आप देखो कि जिस तरीके से वक्त बीता है तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया की परिस्थितियां, इंडिया ने इंटरनेशनल रिलेशन में यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया। वेस्टर्न कंट्रीज जो ये कहते थे कि हम मीडिएशन करवा देंगे कश्मीर मुद्दे पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उनको भी इंडिया ने शांत कर दिया कि भाई मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, ये बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज बैठ करके साथ अपने आप से मुद्दे को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है कि इकोनॉमी को हम स्ट्रांग बनाएं। हमने इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने पे ज़्यादा विश्वास किया। तो जहां आज हम एक इकोनॉमिकल पावर बन के निकल रहे हैं, तभी वेस्टर्न कंट्रीज एंगेज भी करना चाह रही है कि चलो ठीक है इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे तो और फ़ायदा होगा, जबकि पाकिस्तान जो है डीप ट्रबल में है इकोनॉमी की इक्वेशन को लेते हुए ही। तो ऐसे में पाकिस्तान कमज़ोर होता चला गया और आज इंडिया जो है पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल चुका है। इसी चीज़ को, इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस किया गया करंट गवर्नमेंट के द्वारा। 3 pronged स्ट्रेटेजी बनाई गई इंडिया की तरफ से इस्लामाबाद को डील करने के लिए। पहली स्ट्रेटेजी कि हम नेगोशिएशन अगर करेंगे या इस्लामाबाद के साथ बातचीत करेंगे तो केवल और केवल हमारी कंडीशंस पे, केवल अब पहले तो प्री कंडीशन कौन पुट करता था? पाकिस्तान। अब इंडिया प्री कंडीशन पुट करता है कि बात करनी है तो इस तरीके से, और वो कंडीशन हमारे फेवर की होती है ज़्यादातर। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होने लग गया कि अब हम डरते नहीं है कि हाँ जी न्यूक्लियर एस्केलेशन को लेकर के पाकिस्तान जो है वो कुछ भी अपने हिसाब से काम करता रहेगा। आपने खुद ने देखा कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमने स्ट्रेटेजिक जो एक तरीके से अटैक किया, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक जो किया था वो हो गया। इसके अलावा जो एयर स्ट्राइक की थी वो की, अल्टीमेटली हमने हमारी कंडीशंस पे की। थर्ड जो फेवरेबल कंडीशन जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेटस था कश्मीर का वो चेंज कर दिया। अब पाकिस्तान अगर कश्मीर मुद्दे को रीस्टोर करवा करके बातचीत करना चाहे तो इंडिया शायद ही उसको रीस्टोर करे। अब तो जो स्टेटस अभी करंट है उसी स्टेटस पे एंगेज करना पड़ेगा पाकिस्तान को इंडिया के साथ में। अब देखो पाकिस्तान इंडिया की इन सारी परिस्थितियों को इग्नोर भी नहीं कर सकता। तभी तो रिजल्ट है ना कि फरवरी 2021 में 2003 में जो साइन होया हुआ सीज फायर एग्रीमेंट है उसको अगेन ऑब्जर्वेशन में लाया गया, जिसके बेसिस पे दोनों की तरफ से आर्मीज हैं वो फायर नहीं करेंगी, ये बातचीत पे एग्रीमेंट आया। बट वही चीज़ है कि पाकिस्तान में डिवीजन है, एक तरफ मिलिट्री है एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट है। मिलिट्री ने कह दिया जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमी पे हम ध्यान देंगे, बट उसी टाइम पे इमरान खान ने लोगों को राजी करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया फिर से और कह दिया कि कश्मीर का जो ओरिजिनल स्टेटस था 370 आर्टिकल के अंडर में वो अगर रिस्टोर नहीं होता है तो बोला हम इंडिया के साथ एंगेज नहीं करेंगे। और ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने भी कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में बात ऐसी है कि क्या वाकई में इंडिया के साथ में पाकिस्तान रिलेशन अच्छे चाहता है? तो देखो इंडिया बिल्कुल ओपन माइंडेड है, एंगेज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया कि 2014 में जब ऑड टेकिंग सेरेमनी थी तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ के जो ये सार्क कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स को बुलाया भी था। फिर उसके बाद में 2019 में खुद भी गए थे, एक सरप्राइज 2015 में सरप्राइज विजिट में भी गए थे। बट वही चीज़ है कि पाकिस्तान ढाक के तीन पात वो की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। एक चीज़ इतनी सी है कि हमारे सामने चाइना वाला एक इशू अभी क्रिएट हो रखा है, तो थोड़ा सा हमें सोच समझ के चलना पड़ता है कि 2 फ्रंट वॉर ओपन ना हो जाए। पर फिर भी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो नेगोशिएशंस में अपर हैंड अभी इंडिया का चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर जो है क्लियरली बता रहे हैं। तो इंडिया देखो बिल्कुल अपने फॉरेन पॉलिसी स्पेस को एक्सपेंड करने के लिए रेडी है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो। बट
वहां पर हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नहीं देख सकते। तो ये पॉइंट था पूरा पाकिस्तान की परिस्थिति और इंडिया के साथ रिलेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट टर्न अराउंड। आर्टिकल को लिखा है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो हमने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया और हर एक कल्चर में 8 जो फिगर है बोलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। मैप एक बार आप खुद देख लेना, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ प्रॉब्लम वो आप समझो थोड़ा, है ना। नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लेना, साउथ ईस्ट एशिया से कैसे कनेक्ट हो रहा है। मैं अभी नेट कनेक्ट करके इमीडिएटली आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, अभी भी मान लो थोड़ा सा सेटिंग चल रही है। ठीक है, शिफ्टिंग की है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी देता है और इकोनॉमिकल पोटेंशियल भी बहुत है नॉर्थ ईस्ट में, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो बोलो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट के टोटल 8 स्टेट्स, जिनमें 7 तो 7 सिस्टर्स छोड़ करके सिक्किम को इंक्लूड कर दो तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने आ जाते हैं 8 स्टेट्स। बेसिकली जो राइटर है ना, ये डोनर मिनिस्ट्री है ना, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसी के यूनियन मिनिस्टर हैं। अब देखो इसमें क्या क्या अचीवमेंट है। अफस्पा को रिमूव कर दिया है। कुछ तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कई दशकों से अफस्पा लगा हुआ था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, उसको वहां से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा बजटरी एलोकेशन है, वो 2014 में 36,108 करोड़ रुपए का एलोकेशन था, जो कि बढ़कर के 76,040 करोड़ रुपए तक तो राइज कर दिया। लगभग 110% ज़्यादा एलोकेशन होने लग गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन की। इसके अलावा रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, जहां पर आप देखो पहले गुवाहाटी तक कनेक्टिविटी थी, आज अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला और मणिपुर की अगर बात करो तो वहां पर भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी रेलवे के बेसिस पे प्रोवाइड की जा चुकी है। फिर आ जाओ मोबाइल फोन कनेक्टिविटी की, तो टेली डेंसिटी मतलब हर 100 जनों पे कितने जनों के पास मोबाइल फोन अवेलेबल है। बोले टेली डेंसिटी कोई जमाने में 2014 में 42.68% थी, जो कि बढ़कर के आज के टाइम पे 61.636% हो चुकी है, जो कि अपने आप में नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। नेशनल एवरेज कितना हमारा टेली डेंसिटी का 58.50। इसमें मेन फोकस किस पे किया गया है, रूरल टेली डेंसिटी, गांवों के अंदर मोबाइल फोन कनेक्टिविटी। इंटरनेट की बात करें तो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार एक छोटा आइलैंड है, उधर से आप देखो आइलैंड एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया सॉरी, तो बांग्लादेश के कोस्टल एरिया से होते हुए बीएसएनएल ने नॉर्थ ईस्ट में 20 जीबीपीएस की इंटरनेट फैसिलिटी है वो डेवलप कर दी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो बीपीओज हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, आईटी इंडस्ट्री है, ये और ज़्यादा प्रमोट हो पाएगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को रिवाइवल दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, जिसमें टारगेट ये है कि नॉर्थ ईस्ट में हम पाम ऑयल की जितनी प्रोडक्शन करेंगे उससे हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा ना कितना महंगा हो गया पाम ऑयल। इसके लिए देखो एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया गया है ना, जो हमारा नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, इसमें आप देखो लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन पर अभी हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन होता है एडिबल ऑयल का, पर्टिकुलर पाम ऑयल की। तो उसको इंक्रीज करें बात तो 3.4 लाख हेक्टेयर, लगभग 700% इंक्रीज करने की बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इस मिशन में लगभग 900 करोड़ रुपए का आउटले है, जिसका 50% तो केवल नॉर्थ ईस्ट को दिया जा रहा है। तो ऐसे में बोला एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे मिलेगा। साथ में अगर देखें तो बहुत सारे एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी काम किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर्स के साथ एंगेज किया जा रहा है। और ये कोविड का जो क्राइसिस था, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, इसके बेसिस पे बोला बहुत बेनिफिट दिए गए हैं। इवन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स भी बहुत खुलाए गए हैं, जिसके बेसिस पे नरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ये सारे डेवलपमेंट्स की हमने बात कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी कुछ लिखना हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बेसिस पे क्या डेवलपमेंट आया है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ठीक करने के लिए, वो जान लेना। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो आर्टिकल्स थे वो हमारे यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।